नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, इससे पहले क्लास 3 में हमने हड़प्पा सभ्यता को एक कहानी की तरह समझा था। दोस्तों, इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आज की क्लास आप पूरी देखते हैं तो आप में से कई लोगों के अंधविश्वास, अंधभक्ति, रूढ़िवादिता, ये सारी चीज़ें मैं गारंटी देता हूँ कि दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप बोर होते हैं तो एक कप कड़क चाय बनाएं, वीडियो को पॉज करके रोकें और उसके बाद उसे फिर से देखें, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है, समाज में यही टॉपिक ना पता होने के कारण, ये वाली जानकारी ना होने के कारण अंधविश्वास, अंधभक्ति, रूढ़िवादिता और समाज में कई पृथकतावादिता सिद्धांत आज भी मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की सभ्यता, आज के भारत की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और धर्म, वहाँ पर लोगों की क्या मान्यताएं थी, वैदिक सभ्यता में लोगों की क्या मान्यताएं थी और आज की सभ्यता में लोगों की क्या मान्यताएं हैं, इस सब का हम एक अध्ययन करते हैं, एक जांच करते हैं कि कौन सी सभ्यता ज़्यादा बेस्ट रही है धर्म के मामले में और समाज के मामले में। दोस्तों, सभ्यताएं तो सारी ही बेस्ट होती है, कोई भी सभ्यता, कोई भी धर्म, समाज कभी बुरा नहीं होता, लेकिन कमियां और रूढ़िवादिता, पृथकतावाद, ये सब हर समाज में कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पा कालीन समाज, धर्म और संस्कृति। दोस्तों, ये 3 टॉपिक्स समाज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। CSC एग्जाम्स में तो इनका रोल है ही, साथ ही साथ समाज का सबसे बड़ा रोल भी इस टॉपिक में आता है। दोस्तों, यहाँ का समाज, धर्म और यहाँ की संस्कृति। दोस्तों, समाज, धर्म और संस्कृति। समाज क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, ये तीनों ही बहुत बड़े अपने आप में टॉपिक्स हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप मेरे साथ आगे बने रहें तो इन सारी चीज़ों को हम बेहद डिटेल में जानेंगे और समाज से इन सारे अंधविश्वास, अंधभक्ति और रूढ़िवादिता को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हड़प्पा का जो समाज है, कई इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जो इतिहासकार है, कई रूढ़िवादी इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है, जिनके दृष्टिकोण से ये पता चलता है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन उनकी रूढ़िवादिता के कारण ये पता चलता है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। समाज सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित था, पर इसकी कोई भी जानकारी, जो ठोस जानकारी है, वो हमें नहीं है, क्योंकि अभी तक हड़प्पा की लिपियों को पढ़ा नहीं गया है। इन्होंने क्या लिखा है और क्या इनकी लिपियां रही हैं, इसकी खोज आज भी चल रही है, रिसर्च आज भी जारी है और ये पता नहीं लगाया जा सका है कि इनके समाज में व्यवस्था किस प्रकार की थी। लेकिन दोस्तों, इनके डेवलपमेंट को देखकर ये ज़रूर जानकारी हमें मिल सकती है कि इनका समाज किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था या धर्म व्यवस्था पर आधारित नहीं था। दोस्तों, इतिहासकारों ने, यूरोपियन इतिहासकारों ने ये बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ भी हो, लेकिन धर्म महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होने का भी उन्होंने जिक्र किया है।
लेकिन दोस्तों भारतीय इतिहासकारों ने अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण का यहाँ पर परिचय दिया है और ये बताया है कि यहाँ का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, क्योंकि उन रूढ़िवादी इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ पर इतनी उन्नत व्यवस्थाएं हैं, ये केवल और केवल वर्ण व्यवस्था पर ही हो सकती हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही इतनी सारी जो डेवलपमेंट है ये हो सकता है। दोस्तों भारतीय इतिहासकारों पर भरोसा नहीं किया जाता, उनका दृष्टिकोण, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, एक वर्ग ने ही सारा इतिहास लिखा है, एक वर्ग ही सर्वोच्च हुआ करता था, एक वर्ग ने ही जो है महाराजाओं के दरबार में प्रवक्ताओं का काम किया, अधिवक्ताओं का कार्य किया और दरबारी ही रहे हैं ये। इसलिए दोस्तों इनका जो दृष्टिकोण है, हम एक पूरी वीडियो में लगभग 1 घंटे के क्लास में भारतीय इतिहास का दृष्टिकोण पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर भारतीय इतिहास इतना रूढ़िवादी इतिहास क्यों रहा है, क्यों भारतीय इतिहासकारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इतिहासकारों ने ये माना है कि यहाँ का जो समाज है वह 4 भागों में विभाजित था, जिसमें पुरोहित, शासक के अंतर्गत अधिकारी, पुरोहित, शासक, व्यापारी और मजदूर वर्ग। दोस्तों इन चारों वर्गों की उपस्थिति का यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, ये केवल एक कल्पनात्मक बताया गया है कि ऐसी कल्पना की गई है कि समाज 4 वर्गों में विभाजित हुआ करता था, लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों ये तो रूढ़िवादी इतिहासकारों के अनुसार है कि पुरोहित, शासक, व्यापारी और मजदूर वर्ग यहाँ पर मौजूद हुआ करता था। पुरोहित वर्ग का होना ना होना इसका कोई भी अभी एक ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। केवल शासक वर्ग की मौजूदगी की बात की जाती है कि इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, इतना अच्छा प्रशासन हमें यहाँ देखने को मिला है, तो ये माना जाता है कि शासक वर्ग कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद हुआ करता होगा। दोस्तों यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, हम हड़प्पा के नगरों को पढ़ेंगे, हड़प्पा के स्थलों को पढ़ेंगे, इनके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, तब हम यहाँ देखेंगे कि इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, इनके जो शहर हुआ करते हैं दोस्तों, एक अधिक विकसित और एक हिस्सा कम विकसित हुआ करता है। इस आधार पर यह बताया जाता है कि शासक वर्ग उच्च स्थानों पर रहा करते थे और उसके अलावा व्यापारी और मजदूर वर्ग निम्न स्थानों पर रहा करते थे। ये बिल्डिंग्स को देखकर अनुमान लगाया है। दोस्तों अगली चीज आती है इनके व्यापारिक वर्ग की और मजदूर वर्ग की। दोस्तों बिल्डिंग्स को देखकर, बिल्डिंग्स में जो कमरे हैं उन्हें देखकर ये बताया गया है कि व्यापारी और मजदूर वर्ग निम्न वर्ग हुआ करता था, कि सामाजिक व्यवस्था आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभावपूर्ण रही है, ये इतिहासकारों का मानना है। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि आप अगर किसी होटल में जाएं और वहाँ पर आपको एक 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल और एक सिंपल होटल मिले, तो आप अपनी स्थिति के, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कमरे को बुक करेंगे कि किसी होटल में खाना खाएंगे। तो दोस्तों इससे ये अनुमान लगाना बिल्कुल गलत होगा कि मजदूर वर्ग निम्न वर्ग हुआ करता था, व्यापारी वर्ग निम्न वर्ग हुआ करता था। बिल्कुल अतार्किक बात है ये कि कमरों को देखकर ये बोलना कि मजदूर वर्ग निम्न हुआ करता था। दोस्तों ये इनकी सामाजिक स्थिति में इतनी चीजें हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक स्थिति में एक सबसे महत्वपूर्ण ये चीज मानी गई है कि इनका समाज मातृसत्तात्मक हुआ करता था, अर्थात यहाँ पर महिलाओं का हस्तक्षेप भी हुआ करता है। महिलाएं यहाँ पर शासन में, प्रशासन में भाग लिया करती हैं। महिलाओं को
पुरुषों के समान अधिकार हैं। जिस प्रकार आज के संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 39 में आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी महिलाओं में और पुरुषों में समानता देखने को मिलती है। और दोस्तों महिलाओं में और पुरुषों में समानता है, इसीलिए ये कहा भी जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी डेवलप्ड हुई है। जिस स्थान पर महिलाओं को और पुरुषों को समान नहीं कहा जा सकता, उस स्थान पर आप देखें कि डेवलपमेंट बेहद मुश्किल है। दोस्तों इसके बाद आता है इनका धर्म। इनके धर्म की हम बात करते हैं। आज के धर्म से तो कई ज़्यादा श्रेष्ठ हुआ करते थे ये लोग। धर्म दोस्तों, मूर्तियों, पत्थरों में मिले चित्र और मोहरों पर मिले अंकन के अनुसार ये बताया जा सकता है कि इनका धर्म प्राकृतिक धर्म हुआ करता था। दोस्तों ये लोग प्रकृति के पूजक हुआ करते थे। ये लोग भावनाओं पर आधारित धर्म की पूजा किया करते थे। इनकी पूजा पाठ धर्म पर आधारित थी। वे धर्म प्राकृतिक धर्म हुआ करता था। किसी भी तरह का कर्मकांड कि जैसे हम आज देखते हैं कि दोष मिटवा देंगे, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, कई प्रकार की जैसा आज का अंधविश्वास है, ये सारी चीज़ें इनके धर्म में नहीं हुआ करती थी। आप देखेंगे कि इनका समाज और इनका धर्म इतना श्रेष्ठ रहा होगा, इसी कारण तो ये सभ्यता इतनी डेवलप्ड हुई। दोस्तों ये मातृ देवी की पूजा करते हैं। एक मूर्ति मिली है और कई सिक्कों पर भी ये अंकित किया गया है कि एक महिला के गर्भ से पौधे की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दी गई है, जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे और प्रकृति को प्रजनन की देवी इन्होंने माना है। आप आज के समय का जो धर्म देखें तो दोस्तों इस समय का जो धर्म रहा है, इन्हें जो दिखता है उसकी ये पूजा करते हैं। ये सूर्य की पूजा करते हैं, ये अग्नि की पूजा करते हैं, ये गरुड़ की पूजा करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह को पवित्र मानते हैं, धर्म के चक्र को ये पवित्र मानते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये पशुओं की भी पूजा करते हैं और यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति होने का भी अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है, आप देखेंगे, आप फोटोस निकाल कर आप गूगल पे देखिए कि आपको एक मूर्ति देखने को मिलेगी। एक संत के रूप में एक मूर्ति है जिसके आजू बाजू शेर, भैंस, गेंडा और पैरों के नीचे हिरण, इसके 3 सिर हैं और 3 सींग वाले इसके सिर हुआ करते हैं, जिसकी तुलना पशुपति रुद्र से की गई है। दोस्तों भगवान शिव की जो पूजा है इसी समय से की जा रही है। इससे पहले भी कई सारी जो है मान्यताएं हैं कि शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन इस समय से जो है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली उस आधार पर यह कहा जाता है कि 100% ये लोग शिव के उपासक हुआ करते थे। इनके अलावा किसी और देवता की या किसी और देवी की कोई अभी भी मूर्ति या किसी प्रकार के प्रमाण नहीं पाए गए। दोस्तों आज का धर्म देखें तो आज के धर्म में हम देखें कि जो नहीं दिखता उसकी भी पूजा की जाती है, एक अदृश्य सत्ता को माना जाता है, बाबाओं की पूजा की जाती है, अंधविश्वास कई ज़्यादा है। लेकिन इस समय जो धर्म था, हड़प्पा कालीन जो धर्म था, आज से 2500 साल पहले का जो धर्म था, वे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पर आधारित नहीं हुआ करता था। दोस्तों रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ मूर्ति पूजा की जाती थी, क्योंकि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इस आधार पर रूढ़िवादी इतिहासकारों का ये मानना है। लेकिन मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान और अन्य छोटी छोटी सभ्यताओं में भी इस प्रकार की कई मूर्ति पाई गई हैं,
जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि हमारे बाबा महाकाल भगवान शिव पूरी धरती पर पूजे जाया करते थे, न केवल भारत में। दोस्तों, आज आप देखते हैं कि कई सारे लोग महाकाल महाकाल शिव शिव करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी ये बात नहीं पता। दोस्तों, इसके अलावा पुरुष लिंग पूजा, एक बेहद विवादित विषय है पुरुष लिंग पूजा। भगवान शिव से जोड़कर देखे जाने वाला ये विषय कि पुरुष के लिंग की पूजा हुआ करती थी। दोस्तों, इस समय के लोग और इससे पहले के लोग, इससे पहले भी जो लोग हुआ करते थे, मान्यता ये है कि ये पुरुष के लिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन क्या ये लिंग भगवान शिव से संबंधित है? तो दोस्तों, इस समय भगवान शिव से ये संबंधित नहीं हुआ करता था। बाद में जब शिव पुराण की रचना हुई तब उसमें भगवान शिव की प्रकृति को शिवलिंग कहा गया। लेकिन इससे पहले जो लिंग की पूजा की जाती थी वे एक सामान्य मनुष्य का लिंग हुआ करता था, क्योंकि न केवल पुरुष लिंग, महिलाओं के लिंग और महिलाओं के गोपनीय जो अंग हैं उनकी भी पूजा की जाती थी। आप देखेंगे कि खजुराहो में मिले मंदिर, आप देखेंगे कि गुवाहाटी में माता कामाख्या का, असम का जो मंदिर है, कामाख्या का जो मंदिर है, वहाँ पर भी लिंग पूजा की जाती है। दोस्तों, पुरुष लिंग की पूजा बेहद प्राचीन है। शायद इससे भी पहले भगवान शिव से जोड़कर देखा गया हो या साधारण मनुष्य के लिंग की पूजा की जा रही हो, इसका कोई अनुमान हमारे पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि लिंग जो पूजा है, पुरुष लिंग की जो पूजा है, ये हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित में थी और इससे पहले भी ये पूजा की जाती रही होगी। दोस्तों, इनका तीसरा महत्वपूर्ण चीज है पशु पूजा। आज भी हम देखें तो भारत में पशु पूजा प्रचलन में है। कई सारे हैं, पशुओं को हम पूजते हैं, सिंह को हम पूजते हैं, गाय को हम पूजते हैं। आप देखें कि शीतला माता गधे की सवारी करती है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। कई सारे पशुओं को हम पूजा करते हैं। इस समय भी दोस्तों पशुओं की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। एक सींग वाले गेंडे की ये लोग पूजा किया करते होंगे, इसका अनुमान लगाया जाता है। आज आप देखते होंगे कि कई सारे जगहों पर ये प्रथाएं प्रचलित है कि बेल के नीचे लेटना है और बेल आपके ऊपर से दौड़ेगा। कई तो ऐसे भी हैं कि बेल के पैर के नीचे से निकलने के लिए खुद ही लेट जाते हैं। इस प्रकार की प्रथाएं इस समय प्रचलन में थी, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज ये प्रचलन में है। दोस्तों, ताबीज, अथर्ववेद में ताबीज का उल्लेख किया गया है। ताबीज के बारे में ये बताया गया है कि बुरी ताकतों, बुरी शक्तियों, आत्माओं से बचने के लिए ताबीज का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अथर्ववेद के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में मिले गए ताबीजों को देखकर ये बताया गया है कि ये भूत प्रेत पर विश्वास किया करते थे। हड़प्पा में मिले ताबीजों से ये नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग भूत प्रेत को मानते हैं, लेकिन वैदिक धर्म के आधार पर ये मान्यता है, क्योंकि वेदों में ये लिखा है कि ताबीज से बुरी शक्तियाँ भागती हैं। इस आधार पर ये बताया जाता है कि ये ताबीज पहनते हैं, मतलब ये भूत प्रेत पर विश्वास करते होंगे। लेकिन हर चीज को रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखना गलत है। ये ताबीज पहनते हैं तो ये इनका शौक भी हो सकता है, ये इनकी खुद की एक पर्सनल इच्छा भी हो सकती है, इनकी एक अपनी मान्यता भी हो सकती है। लेकिन रूढ़िवादी इतिहासकार, भारत में इतिहास इतना गलत दृष्टिकोण से लिखा गया है कि एक वर्ग को ही सब कुछ बता दिया गया है।
वर्ण व्यवस्था मौजूद नहीं है, उसके बाद भी वर्ण व्यवस्था बताई जा रही है। जाति प्रथा मौजूद नहीं है, उसके बाद भी जाति प्रथा ये लोग बता रहे हैं। वेदों के आधार पर बता रहे हैं कि ये लोग जादू टोने को मानते हैं, मान्यताओं को मानते हैं, परलौकिक शक्तियों को मानते हैं, जबकि ये सभी बातें एक कल्पना है अभी, क्योंकि रिसर्च में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। केवल वैदिक धर्म के आधार पर ये बातें बताई जाती हैं। दोस्तों, इनकी धार्मिक परंपराओं में एक चीज और जो बेहद महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक आधार पर मनुष्य का निर्धारण। दोस्तों, वैदिक धर्म में ये कहा गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी परमात्मा से, किसी अदृश्य सत्ता से होती है। लेकिन आप चारवाक को पढ़ें, उनके जड़वाद को पढ़ें, उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, उन्होंने अनुष्ठानों के और अंधविश्वास के बारे में इतना अनाप शनाप लिखा है, इतना गलत, इतना ज़्यादा अनाप शनाप कहा है, खासकर ब्राह्मणों को। उन्होंने कहा है कि ये पाखंडी हैं ब्राह्मण, उन्होंने कहा है कि ये पाखंड फैलाते हैं, ये अनुष्ठान करवाते हैं ताकि इन्हें काम ना करना पड़े, ताकि इन्हें दक्षिणा मिले, और ये अनुष्ठान करवाते हैं और ये कहते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने मनुष्य की रचना की है। लेकिन आप कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को पढ़ें। कपिल मुनि का मानना है कि किसी अदृश्य शक्ति ने मनुष्य की रचना नहीं की, जबकि मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है। ये कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में लिखा हुआ है। दोस्तों, इस समय के लोग हैं, ये केवल प्रकृति को जानते हैं, ये किसी बाहरी सत्ता पर विश्वास नहीं करते, ये किसी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़े, ये किसी प्रकार के वर्ण व्यवस्था में नहीं पड़े, ये प्रकृति को ही मानते हैं। प्रकृति ही इनकी सबसे महत्वपूर्ण देवी है। आगे चलकर वैदिक धर्म में हम काली, जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा, ऐसी कई सारी देवियों के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन इन देवियों को 6वीं शताब्दी में आकर पूजने का अधिकार मिला है। इससे पहले इनकी पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। दोस्तों, महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में इस कदर बिगड़ जाएगी, इस कदर महिलाओं की स्थिति खराब हो जाएगी कि पर्दा प्रथा, महिलाओं को जुआ और शराब की भांति तीसरा दोष माना जाने लगेगा। कई सारी कुप्रथाएं वैदिक काल में प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इस समय का जो समाज है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से महिलाओं को असम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, महिलाओं को किसी प्रकार का दोष नहीं समझा जाता, महिलाओं को किसी प्रकार से भी सामाजिक स्थितियों में, प्रशासन में और शासन में आने से बाधित नहीं किया गया। दोस्तों, पुरुष लिंग पूजा, पशु पूजा, ताबीज, प्राकृतिक आधार पर मनुष्य का निर्धारण, दोस्तों इस सभ्यता की सबसे विशेष विशेषता रही है। और दोस्तों, इसी का ज्ञान आप पूरे YouTube पे देख लें, आपको कोई नहीं देगा, आपको कोई ये नहीं बताता कि ऐसा भी हमारे देश में कभी हुआ करता था। दोस्तों, ये शिक्षा ना होने के कारण आज समाज में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जैसी जो तमाम बुराइयां हैं हमारे समाज में व्याप्त हैं। अंधविश्वास चरम सीमा पर है। आप देखें कि आज के समाज में महिलाओं को सर्वाधिक टारगेट किया जाता है अंधविश्वास के लिए। उन्हें पता है कि जब पुरुष इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जब पुरुषों में इतनी बुद्धि नहीं है, तो महिलाओं का तो फिर शुरू से ही ये माना जाता है कि महिलाओं में बुद्धि का विकास नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये एक बेहद शर्मनाक सोच है, ये बेहद गलत बात है कि महिलाओं को इस प्रकार से देखा जाता है। समाज में अंधविश्वास आज जिस सीमा पर है,
वो इसके नॉलेज ना होने के कारण, इसकी शिक्षा ना होने के कारण लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ पुरुष पूजा कब से की जाती है। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि पशु पूजा क्या है, प्राकृतिक आधार पर मनुष्य का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। आप सांख्य दर्शन पढ़ें, आप वैदिक काल में वेदों को पढ़ें। दोस्तों, किसी भी धर्म ग्रंथ में कभी ये शिक्षा नहीं दी जाती कि कोई निम्न है या कोई उच्च है। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति हमारे लिए अहंकार करने का एक जरिया है कि हम अहंकार कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास एक इतनी डेवलप्ड संस्कृति है, एक इतनी डेवलप्ड समाज हमारे पास हुआ करता था, लेकिन शिक्षा का अभाव। अगर आज के समय लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो तो 100% ये गारंटी है कि समाज से अंधविश्वास जैसी कुप्रथाएं तो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इनका समाज इतना उन्नत है, इनका धर्म, इनकी संस्कृति इतनी उन्नत हुआ करती है। आप वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि आखिर दोनों संस्कृतियों में कौन सी संस्कृति बेस्ट रही है, किस संस्कृति ने ज़्यादा विकास किया। दोस्तों, वैदिक काल में तो हम पढ़ेंगे ही कि वैदिक संस्कृति किस प्रकार आने वाले समय में भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है, किस प्रकार से वैदिक संस्कृति ने महिलाओं को, समाज को बेहद नुकसान पहुंचाया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था कि वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति को कभी कभी समान मान लिया जाता है कि वैदिक संस्कृति ही हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बुक से बताया था कि रामशरण शर्मा जी ने ये बात लिखी है कि ऐसा नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। वैदिक, हड़प्पा, वर्तमान स्थिति। दोस्तों, वैदिक संस्कृति में ये सुस्पष्ट है, वैदिक सभ्यता में ये सुस्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर 4 प्रकार से समाज विभाजित है। समाज यहाँ पर विभाजित है। लेकिन हड़प्पा में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। और आज तो वर्तमान में समाज इतना ज़्यादा विभाजित है कि ये बता पाना मुश्किल है कि किसका क्या गोत्र है, किसकी क्या वंशावली है, ये बताना मुश्किल हो जा रहा है। इतना ज़्यादा समाज बढ़ चुका है, उपजातियों में, जातियों में, धर्म में, कई सारे समुदायों में समाज आज बढ़ चुका है। अब दूसरी विशेषता देखें तो दोस्तों, वैदिक जो धर्म था वे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग पर आधारित था। यहाँ पर एक वर्ग उच्च हुआ करता है और बाकी सारे वर्ग निम्न हुआ करते हैं। यहाँ पर वर्ग उच्च निम्न। जब हम हड़प्पा के बाद वैदिक काल शुरू करेंगे, वैदिक संस्कृति को हम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वैदिक धर्म में किस प्रकार से उत्पन्न हुई। दोस्तों, यहाँ किसी भी प्रकार से इसका उल्लेख नहीं मिला है और आज भी ये व्यवस्था जारी है। आज भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता है भारत में। जब मैं आपको भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान में जाति व्यवस्था की स्थिति, वर्ण व्यवस्था की स्थिति के बारे में पढ़ाऊंगा या हम आगे डिस्कस करेंगे, तब हम जानेंगे कि वर्तमान में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस प्रकार समाज पर आज भी हावी है किसी न किसी रूप में। लेकिन दोस्तों, हड़प्पा में इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं पाई गई। दोस्तों, वैदिक धर्म में, वैदिक सभ्यता में इन्हें कृषि का बोध नहीं था। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में इन्हें कृषि का बोध नहीं हुआ करता था। ये पशुपालन किया करते थे। इन्हें कृषि और पशुपालन दोनों का बोध है।
और आज भी ये दोनों चीज़ हमारे पास है। दोस्तों इस समय ये लोग कृषि नहीं किया करते थे, लेकिन हड़प्पा को हमने देखा है कि मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लोथल रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं, कई स्थानों पर हमें जुते हुए खेत मिले हैं, कालीबंगा में जुते हुए हमें खेत मिले हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार से वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में बेहद अंतर है। राम शरण शर्मा जी की किताब के अनुसार ये मैं आपको बता पा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आए तो यहाँ पर वैदिक धर्म में आप देखेंगे कि पत्थरों का इस्तेमाल और कांस्य का इस्तेमाल। दोस्तों वैदिक धर्म में कांस्य का इस्तेमाल इन लोगों को प्रारंभिक स्थिति में नहीं पता था, लेकिन आप देखें कि हड़प्पा को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें टिन का बोध है, इन्हें तांबे का बोध है, इन्हें कई सारी धातुओं के मिश्र धातुओं को बनाने का भी बोध है। अब आप देखिए कि वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में कितना फर्क है। इसके बाद दोस्तों महिलाओं की स्थिति। आने वाले वैदिक काल में जब हम वैदिक काल का उत्तरवर्ती पार्ट पढ़ेंगे, वैदिक काल का लास्ट वाला जो पार्ट है उस स्थान पर जाएंगे, तो दोस्तों नशा। दोस्तों वैदिक काल में ऋग्वेद का पूरा नौवां मंडल, पूरा के पूरा नौवां मंडल सोम को समर्पित है। सोम इनका एक देवता हुआ करता है जो मुख्य रूप से एक पौधा है। दोस्तों वैदिक काल में नशे की कुरीति प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नशे के कोई साक्ष्य नहीं। यहाँ पर नशा नहीं था, इसलिए तो ये इतने डेवलप्ड हो चुके थे। दोस्तों आप कभी इन सबको डिटेल से पढ़ें, आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ आपका अंधविश्वास दूर हो जाएगा। समाज में आज भी एक वर्ग जो है उच्च बना रहता है। समाज में आज भी जाति व्यवस्था की जाती है, वर्ण व्यवस्था, आज भी सारी व्यवस्थाएं आज भी मौजूद हैं। बस फर्क इतना है कि आपको देखना है, आपको समाज को पढ़ना है, आप अपने आसपास के समाज को, अपने लोगों को पढ़ें, आपको ये दिखेगा कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आज भी प्रचलन में है। दोस्तों इतने सारे अंतर हैं वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन हमारे देश के ये जो रूढ़िवादी इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों को इतनी शर्म नहीं है, इन्हें ये समझ में नहीं आता कि इतने अंतर होने के बाद भी डायरेक्ट कह देते हैं कि हड़प्पा संस्कृति ही वैदिक संस्कृति थी, जबकि ये सारे अंतर हड़प्पा में और वैदिक काल में पाए गए। दोस्तों एक बार पूरा रिवाइज में कर देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा काल में किसी प्रकार से मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती थी, किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उच्च वर्ग निम्न वर्ग का यहाँ पर कोई महत्व नहीं था, ना यहाँ पर उच्च वर्ग निम्न वर्ग की कोई अवधारणा थी। दोस्तों ताबीज के मिलने का जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर यह बताया गया है कि बुरी शक्तियों में, प्रेत बाधाओं में ये विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो अवधारणा है ये अथर्ववेद के अनुसार है। अथर्ववेद ये बताता है कि ताबीज पहनने से बुरी शक्तियां घबराती हैं। दोस्तों दर्शन, हमने प्राकृतिक दर्शन पढ़ा कि इनका दर्शन केवल और केवल प्रकृति पर आधारित था। ये किसी भी प्रकार की अदृश्य सत्ता को नहीं मानते। ये आज के समय के किसी भी प्रकार के पाखंड, आज आप देखें कि भारत में कितनी दुकानें खुली हुई हैं, कितने सारे ढोंगी बाबा हैं, बाबा आज के भी समाज में हमारे हुआ करते हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार का कोई भी प्रथा, इस प्रकार की कोई भी प्रथाएं हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में नहीं थी। दोस्तों लिंग पूजा एक बेहद बड़ा चैप्टर है। लिंग पूजा कब से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, ये भी हम आगे जब हिस्ट्री को हम आगे पढ़ेंगे तब लिंग पूजा को हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो लिंग पूजा में दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूं
कि लिंग पूजा एक संप्रदाय है। लिंग संप्रदाय के साधुओं ने भगवान शिव को समर्पण करते हुए स्वयं को लिंग पूजा प्रारंभ की थी। लिंग का प्रारंभिक अर्थ भगवान शिव से जुड़ा हुआ नहीं था इतिहासकारों के अनुसार, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि पहले जो लिंग की पूजा की जाती थी वह एक सामान्य मनुष्य का लिंग हुआ करता था। बाद में इसे भगवान शिव से जुड़ा हुआ देखा जाने लगा और आगे चलकर जब शिव पुराण की रचना हुई, शिव पुराण में भगवान शिव की प्रकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार से वे स्वयंभू हुए हैं, ये शिव पुराण में लिंग की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें जान लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं रूढ़िवादीपन, जो आप में रूढ़िवादिता है, जाति व्यवस्था को लेकर जो आपके अंदर समर्थन है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भावना है कि हड़प्पा संस्कृति वैदिक संस्कृति हुआ करती थी, तो दोस्तों ये सब आपसे दूर जरूर होंगे। आपसे अंधविश्वास और अंधभक्ति, आज समाज में इतनी ज़्यादा अंधभक्ति है कि आप समाज का हालत देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम इनकी कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, विदेश व्यापार, नगर नियोजन, हड़प्पा स्थल और समूह पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। जब आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे आपको तभी सारी जानकारी समझ आ पाएगी, वरना आप देखें और स्किप कर दें, इससे फिर कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ लिया है कि हड़प्पा काल में सभ्यता, संस्कृति और धर्म और समाज किस प्रकार का हुआ करता था। आने वाली वीडियोस में अब हम हड़प्पा को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे पढ़ाने में अगर कोई कमी है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।